Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we're going to discuss uh, some more terms which are used in Decri. So कौन से ऐसे टर्म्स हैं मैं आपसे डिस्कस करवाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने लेक्चर नंबर 10 में डीम डिक्री की मीनिंग बताई थी। आज हम लोग टाइप्स ऑफ डीम डिक्री की बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि डीम डिक्री में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इंक्लूडेड है और रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 वो इंक्लूडेड है। तो ये टाइप्स ऑफ डीम डिक्री में आ जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन की डिक्री की डेफिनेशन क्या कहती है। इसके लिए मैंने ये लिख रखा है यहाँ पर, तो मैं आपको एक बार देखता हूँ। सेक्शन 2:2 ऑफ द कोड डिफाइंस द टर्म डिक्री इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, ठीक है, विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट expressing it conclusively determine the rights of the parties with regard to all or any matters rights of the parties with regard to all or any matters in controversy in the suit and may be either preliminary और फाइनल। यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर्मल एक्सप्रेशन, एडजुडिकेशन, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी एंड सूट, ये 5 एसेंशियल कंपोनेंट हम लोगों ने डिक्री के देखे थे। फिर प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री ये डिक्री के पार्ट हैं। अब यहाँ से अगर पढ़ें इस सेक्शन 2 क्लॉज 2 को, तो हम लोग ये देते हैं कि यहाँ से अगर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं तो इट शैल बी डीम्ड टू, ओके, डीम्ड। और हम लोगों ने डीम्ड का मीनिंग भी देख लिया था कि डीम डिक्री क्या होती है। सो डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। ओके, सो ये मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं सेक्शन 144 को। सो ये फैक्टर्स हम लोग डील करने वाले हैं, ओके। और लेटर ऑन ये जो टर्म्स हैं मैं आपको इन नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसी पेज के साथ आपको नए टर्म मार्क करवाऊंगा और हम लोग उनको डिस्कस करवाएंगे। बट आज के लिए हम लोग बात करेंगे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। ये टाइप्स ऑफ डीम डिक्री है, ओके। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीम डिक्री, ओके। सो टाइप्स ऑफ डीम्ड डिक्री। टाइप्स ऑफ डीम डिक्री में मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट हम लोग डील करेंगे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, एंड सेकेंड हम लोग डील करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस। सेकेंड हम लोग डील करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस
within section 144. ओके, सो ये दो टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से. फर्स्ट टाइप ऑफ डीम्ड डिक्री एंड दिस इज द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. Rejection of plant. सो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में अगर मैं डिस्कस करवाऊं या हम लोग एक ऑर्डर 7 रूल 13 को देखें, क्या कहता है ऑर्डर 7 रूल 13. इसके अकॉर्डिंग कि अगर कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है प्लेंट के रिजेक्शन का, सो ये ऑर्डर प्लेंटिफ को प्रिवेंट नहीं करता है कि वो फर्दर जो है एक फ्रेश प्लेंट प्रेजेंट करे विद द सेम कॉज ऑफ एक्शन. कहने का मतलब क्या है कि अगर अगर कोर्ट किसी प्लेंटिफ का रिजेक्ट कर देती है प्लेंट, तो प्लेंटिफ दोबारा से सेम कॉज ऑफ एक्शन में वो प्लेंट फाइल कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 7 रूल नंबर 13. ओके, सो मैं इसको अगर देखूँ, इसको मैं आपको अगर ये करवाऊँ, सो कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑर्डर कोर्ट पास करती है और ये ऑर्डर है कोर्ट का रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का, ये ऑर्डर है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का. ओके, तो ये ऑर्डर नहीं प्रिक्लूड करता है, प्रिक्लूड और प्रिवेंट, ये प्रिक्लूड और प्रिवेंट नहीं करता है किसको, प्लेंटिफ को ओके. क्या प्रिक्लूड नहीं करता या क्या प्रिवेंशन नहीं होता है कि प्लेंटिफ को फॉर प्रेजेंटिंग फ्रेश प्लेंट okay with same cause of action, अगर लेक्चर नंबर 2 की मैं बात करूं तो कॉज ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया था कि कॉज ऑफ एक्शन इज अ बंडल ऑफ फैक्ट्स विच इज रिक्वायर्ड बाय प्लेंटिफ टू प्रूव बिफोर ही कैन सक्सीड. सो ये कॉज ऑफ एक्शन की बारी हो रही है. अब ये तो ऑर्डर 7 की बात मैंने आपको बताई थी कि ये ऑर्डर 7 ये कहता है कि आप प्रिवेंट नहीं कर सकते आप प्लेंटिफ को दोबारा से प्लेंट फाइल करने में. सो दैट मीन्स कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है ये एक्सप्रेसली दिया हुआ है सेक्शन 2 में. ये दिया हुआ है कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो आपका डीम्ड डिक्री होगा, इसके अकॉर्डिंग डीम्ड डिक्री है. ओके, अगर मैं आपको ये देखें यहाँ पर, सो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डीम्ड डिक्री है. डीम्ड है क्या, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और ये एक्सप्रेसली सेक्शन सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दिया हुआ है. ओके, सो यही मैं कहना चाह रहा था कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कोड में. तो ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आपकी डीम्ड डिक्री होगी. इसमें एक और ख़ास बात है, अगर मैं इंक्लूड करवाऊँ, कि ये जो रिजेक्शन है ये कोड ऑथराइज करना चाहिए. दैट मीन्स कि कोड से जब तक ऑथराइज होगी मस्ट बी ऑथराइज्ड
बाय कोड। ओके, सो यहाँ पर CPC जो है इसको ऑथराइज करती है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को कि ये डीम डिक्री में इंक्लूडेड होगा। अगर ये नहीं करती है, फॉर इंस्टेंस, तो क्या होगा, वो डिक्री नहीं होगी। ओके, सो अगर ये जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट नहीं इंक्लूडेड है तो डिक्री नहीं होगी। यानी अगर कोड ने किसी भी कोड ने अगर ये डिक्री प्रोवाइड नहीं कर रखी है तो ये ये रिजेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रखा तो डिक्री नहीं होगी। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि सपोज कीजिए कि कोई एक ऑर्डर है, कोर्ट पास करती है। हम लोग बात कर रहे हैं अब एक ऑर्डर की। सो एक ऑर्डर, और ये ऑर्डर है रिटर्निंग का। ऑर्डर है रिटर्निंग का। किस चीज़ को रिटर्न है? कोर्ट प्लेंट को रिटर्न कर रही है या अपील को रिटर्न कर रही है। ओके, और कहाँ रिटर्न कर रही है? कहाँ रिटर्न कर रही है? ये रिटर्न कर रही है प्रॉपर कोड को प्रेजेंट। दैट मीन्स इन सिंपल सेंस इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोड। ओके, सो ये डिक्री में नहीं आएगा, तो ये डिक्री नहीं होगी। ओके, सो अगर कोई, मैं दोबारा से इसको बता रहा हूँ कि अगर कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है रिटर्निंग का, चाहे वो प्लेंट का रिटर्निंग हो, अपील का रिटर्निंग हो, कहाँ पर? प्रॉपर कोर्ट में, कि सच दैट कि इस कोर्ट से रिटर्न होके वो प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट हो। सो ये डिक्री के अंडर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या रीज़न है? वाई लिख लेते हैं कि वाई क्यों ये डिक्री में नहीं आएगा। पहली बात तो ये है कि ये प्लेंटिफ के किसी भी राइट को नेगेट नहीं करती है। अगर मैं इसको लिखूं तो नेगेट प्लेंटिफ या एपेलेंट के किसी भी राइट को नॉट निगेट नहीं करती है। एंड सेकेंड रीजन ये है कि ये किसी राइट्स ऑफ द पार्टी का डिसीजन नहीं है। ये ऑर्डर जो है ये इट्स नॉट अ डिसीजन ऑन द राइट ऑफ पार्टी। लिख देता हूँ, इज नॉट अ डिसीजन ऑन द राइट्स ऑफ द पार्टी, नॉट अ डिसीजन ऑन द राइट्स of the parties। ओके, सो इसीलिए ये रीजन है कि ये डिक्री में नहीं आता, क्योंकि राइट्स ऑफ द पार्टीज का डिसीजन दे ही नहीं रहा। तो जब कोई किसी कोर्ट का ऑर्डर जो पार्टीज के राइट को डिटरमाइन नहीं करेगा वो डिक्री में नहीं आएगा। और यहाँ पर प्लेंटिफ का राइट जो है नेगेट नहीं होता है। ओके, अब ऑर्डर की बात हम लोग करते हैं कि अगर कोई ऑर्डर है किसका? रिटर्निंग का प्लेंट की, कि अगर कोई ऑर्डर प्लेंट को रिटर्न करता है प्रॉपर कोर्ट में। देखिए ये मैंने ओके इसको यहाँ पर, सो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कोई ऑर्डर है जो प्लेंट को रिटर्न करता है प्रॉपर कोर्ट में। सो उस ऑर्डर को हम लोग अपीलेबल ऑर्डर बोलते हैं। दिस ऑर्डर इज द अपीलेबल ऑर्डर। ओके, और ये दिया हुआ है कोर्ट के ऑर्डर नंबर 14 रूल नंबर 1A। ओके, सो दैट मीन्स अगर सिंपली बोला जाए, सो एनी ऑर्डर फॉर रिटर्निंग ऑफ प्लेंट टू बी प्रेजेंटेड
to be presented to the proper court is termed as appealable order and under order 43 and rule number 1. ओके, सो अब एक इस टॉपिक पे एक लास्ट पार्ट अगर देख लें कि अगर एक ऑर्डर है फॉर इंस्टेंस और हम लोग एक क्वेश्चन डिसाइड कर रहे हैं कि ऑर्डर ये रिजेक्शन का ऑर्डर है, कैसे पता लगेगा कि ऑर्डर रिजेक्शन का है या ऑर्डर डिसमिसल का है? ओके, सो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द डिसीजन और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज रिजेक्शन और रिजेक्शन टाइप और डिसमिसल टाइप और रिजेक्शन और डिसमिसल, ये कैसे पता कर चलेगा? ओके, और ये रिजेक्शन और डिसमिसल है किसका किसका हो सकता है? सूट का रिजेक्शन हो सकता है या सूट का डिसमिसल हो सकता है, या अपील का रिजेक्शन हो सकता है, डिसमिसल हो सकता है। तो इन शॉर्ट हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि कोर्ट का एक ऑर्डर है, कैसे पता चलेगा कि वो रिजेक्शन है या डिसमिसल है, इधर सूट का या अपील का। सो इसके लिए हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कि ये जो डिटरमाइन होगा सब्सटेंस से डिटरमाइन होगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं इसको मस्ट बी डिटरमाइंड with reference to okay, with reference to substance, with reference to substance but not form of the order। ऑर्डर के फॉर्म पर नहीं, फॉर्म ऑफ द ऑर्डर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि कैसे पता चलेगा कि कोई सूट या अपील रिजेक्शन और डिसमिसल है? तो ये सब्सटेंस से पता चलेगा कि कोर्ट उस ऑर्डर का सब्सटेंस या मेन सब्सटेंस क्या है उसका, ऑर्डर का, ना कि ऑर्डर के फॉर्म का। ओके, सो दिस मस्ट बी डिटरमाइंड कि वेदर रिजेक्शन और डिसमिसल मस्ट बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू substance not the form of the order। so अगर हम लोग बात करते हैं कि ये यहाँ पर हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोर्ट में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने देखा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डेम डिग्री में होगा। अब हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, ये सेकेंड टॉपिक। सो इसको देख लेते हैं, is the determination of quotient अंडर सेक्शन 144। ये डीम डिग्री में आएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड नेक्स्ट टाइप से हम लोग डील करेंगे। ओके, सो कह सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेशन, कोर्ट का डिटर्मिनेशन कोई क्वेश्चन जो है इंक्लूड करता है, जो कि एक्सप्रेसली इंक्लूड करता है डेफिनेशन ऑफ डिग्री को। ओके, सो ये डिटर्मिनेशन सेक्शन 144 में आएगा। ओके, सो क्या बोल सकते हैं कि कोई डिटर्मिनेशन है, मान लीजिए कोर्ट का डिटर्मिनेशन। ओके, ये डिटर्मिनेशन क्या करता है? ये डिटर्मिनेशन क्वेश्चंस इंक्लूड करता है। ओके, ये और इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये क्लियरली इंक्लूडेड है, एक्सप्रेसली इंक्लूडेड है डिग्री की डेफिनेशन में। आई एम सॉरी, डेफिनेशन ऑफ डिग्री में। ओके, अगर इस पेज को देखा जाए तो ये देखिए डिग्री की डेफिनेशन
और ये एक्सप्रेसली इंक्लूडेड है द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस विद इन सेक्शन 144। और देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन ये एक्सप्रेसली इंक्लूडेड है, और ऑब्वियसली ये एक्सप्रेसली इंक्लूडेड है कहाँ पर, डिक्री की डेफिनेशन में। सो डिक्री की डेफिनेशन में ये डिटर्मिनेशन किसके, क्वेश्चन के एक्सप्रेसली इंक्लूडेड हैं। ओके, ये किस में है, ये डिटर्मिनेशन आता है आपका सेक्शन 144 में। ओके, तो यहाँ सेक्शन 144 की ही बात करेंगे, तो ये डिटर्मिनेशन आता है आपका सेक्शन 144 में। ओके, तो ये बात तो क्लियर होगी कि ये आपका इसमें इंक्लूडेड है। बट ये जो डिटर्मिनेशन है वो ना तो सूट में प्रोवाइडेड है और ना ही ड्रॉन एज अ डिक्री, ड्रॉन एज अ डिक्री। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि डिक्री की डेफिनेशन में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है, बट सूट में और डिक्री जब ड्रॉन होगी तो ये डिटर्मिनेशन नहीं गिवन है या नहीं प्रोवाइडेड है। सो ये मीनिंग हो गया जो कि गिवन है हमारी डिक्री की डेफिनेशन में। अब हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 144 क्या इंक्लूड करता है। सेक्शन 144 इंक्लूड करता है आपका रेस्टिट्यूशन। सेक्शन 144 इंक्लूड करता है रेस्टिट्यूशन, और डिटर्मिनेशन, ओके, किसका, क्वेश्चंस का। ओके, कहाँ पर, अंडर सेक्शन 144 ऑलरेडी ये डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चन 144। सो क्लियरली हम लोगों ने बोला है कि ये जो है ये इंक्लूडेड है डिक्री की डेफिनेशन, इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों इंक्लूडेड है, क्यों ये क्वेश्चंस, क्यों ये क्वेश्चंस, वाई क्यों ये क्वेश्चन और इसका ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, अगर मैं यहाँ पर स्टार लगाऊं तो क्यों, क्योंकि ये इसका पर्पस क्या है कि क्यों क्वेश्चन डिक्री की डेफिनेशन में, कौन सा क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस अंडर सेक्शन 144, क्यों ये डिक्री की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। द रीजन इज कि ये गिविंग अपील का राइट प्रोवाइड करती है, गिविंग द राइट ऑफ अपील। इसीलिए ये क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। और क्लियरली हम लोग देखें तो राइट ऑफ अपील ये सेक्शन 144 प्रोवाइड करता है अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। सो क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्डर है कोर्ट का, ओके, इस ऑर्डर में ये नेसेसरी है कि राइट्स ऑफ द पार्टीज इन मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी ये डिटरमाइन करें। राइट्स ऑफ पार्टीज इन मैटर्स ऑफ कंट्रोवर्सी ये डिटरमाइन करें। ओके, सो ये ऑर्डर जो है इसके लिए नेसेसरी हो जाता है इसके लिए
कि राइट्स ऑफ द पार्टी इन मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी करें जब प्रोसीडिंग चल रही हैं कोर्ट में। या इसको और सिंपल सेंस में क्या बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर क्या इंक्लूड करना चाहिए इस ऑर्डर में। ये ऑर्डर मीन्स दैट इज़ द फाइनल ऑर्डर और फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, फाइनल डिसीजन। और ये फाइनल डिसीजन में क्या होगा, कोर्ट या तो रिलीफ ग्रांट करेगी या एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देगी, या एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देगी। गेटिंग? सो ये हम लोगों ने बोला है कि ऑर्डर के लिए, अगर मैं इसको बोलूं तो ऑर्डर के लिए ज़रूरी है कि वो पार्टीज़ का राइट किसी कंट्रोवर्शियल मैटर में वो सेटल करें। और इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो फाइनल डिसीजन आता है कोर्ट का वो या तो रिलीफ ग्रांट करेगा या फिर एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करेगा। तो अब लास्ट पॉइंट अगर इसमें डिस्कस करवाएं, जो डिटर्मिनेशन है वही जो हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चंस। सो डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन, फाइनल ऑर्डर पास होने, फाइनल ऑर्डर, ये देखिए फाइनल ऑर्डर और ये डिटर्मिनेशन, इनके बीच में इस टाइम पीरियड में अगर कोई सिंपली एक इशू आता है, एक इशू आता है, इश्यूज आते हैं, मियर इश्यूज, ओके, फाइनल ऑर्डर से पहले, सो ये डेक्री में नहीं आएंगे। ओके, सो ये डेक्री में, ये इश्यूज डेक्री में नहीं आएंगे, नॉट डेक्री। गेटिंग? इन शॉर्ट में बोलूँ, डिटर्मिनेशन फाइनल ऑर्डर से पहले, तो डिटर्मिनेशन के थ्रू एक क्वेश्चन इश्यूज पॉइंट आउट किए गए। सो ये इश्यूज जो कि फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले बनाए गए हैं, ओके, मीन्स इश्यूज प्रायर टू, ओके, प्रायर टू, सो इश्यूज प्रायर टू फाइनल ऑर्डर डेक्री में नहीं आएंगे। अगर एक ऑर्डर है, अगर एक ऑर्डर है जो क्या डिटरमाइन करता है, अगर एक ऑर्डर डिटरमाइन क्या करता है, ये मैं इसको एक चेन बताता हूँ, लाइक दिस, ओके। सो ऑर्डर क्या डिटरमाइन करता है, पॉइंट ऑफ लॉ, ओके, जो कि सूट में इंसिडेंटली राइज हो जाता है, इंसिडेंटली अराइजेस। गेटिंग? सो क्या कहने का मतलब है कि अगर एक ऑर्डर है, ओके, ऑर्डर क्या डिटरमाइन करता है, पॉइंट ऑफ लॉ, जो कि इंसिडेंटली अराइज हो जाता है इन प्रोसीडिंग्स, कोर्स ऑफ प्रोडिक्स, इन कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, इन कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। किसके लिए, क्यों, वाई, ये क्यों होता है, क्यों ये पॉइंट ऑफ लॉ इंसिडेंटली अराइज होता है इन कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, या जब सूट आपको प्रोसीड करता है, किसके लिए, पार्टीज का राइट डिटरमाइन करने के लिए, फॉर डिटरमाइनिंग द राइट ऑफ द पार्टीज, फॉर डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ द पार्टीज। हो गया? सो ये ऑर्डर भी डेक्री नहीं है, इज नॉट डेक्री।
एक बार देख लेते हैं कि अगर कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है या कोर्ट अपने ऑर्डर में क्या डिटरमाइन करती है, एक पॉइंट ऑफ लॉ डिटरमाइन करती है जो कि इंसिडेंटली अराइज हो जाता है इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं और एक पॉइंट ऑफ लॉ या पॉइंट्स ऑफ लॉ इंसिडेंटली अराइज हो जाते हैं, और वो क्यों अराइज होते हैं? बिकॉज पार्टीज़ का राइट को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन करने के लिए अगर कोर्ट पॉइंट ऑफ लॉ को पिक करती है और जो कि इंसिडेंटली अराइज हो जाते हैं, तो वो ऑर्डर्स डिक्री में नहीं आएंगे। ओके, सो यहाँ से मैंने ये डिस्कशन कंप्लीट करवा दिया। सो हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ डीम्ड डिक्री में एक रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हम लोगों ने देख लिया और डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 देख लिया। ओके, अगर इसको देखें अपने डिक्री की डेफिनेशन को, सो डीम्ड डिक्री में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग इसको डील करेंगे, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, या जिसको हम लोग बोलेंगे अपीलेबल ऑर्डर। अपीलेबल ऑर्डर एंड डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट को देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट। ओके, सो ये डिक्री की मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस करवा दी है और ये टाइप्स ऑफ डीम्ड डिक्री। ओके, सो इसी के साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।